हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर नीट ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे वीडियो, सारे कंसेप्ट्स बिल्कुल फ्री ओनली एट learnohub.com। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट फ्रॉम द चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन। हाँ, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। बहुत इजी क्वेश्चंस भी आते हैं इससे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो इसके कंसेप्ट्स को इस वीडियो में हम कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे इसके क्वेश्चंस, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के एंड में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर द ग्रेविटेशन। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द चैप्टर ग्रेविटेशन, जो कि है केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अच्छा, हम बचपन से ग्रेविटेशन को पढ़ते हुए आ रहे, क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे। ग्रेविटेशन है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके मासेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है, यही तो होती है ग्रेविटेशन। ठीक है, और इसी पे बेस्ड है बहुत सारी थ्योरीज की, कोई अर्थ कैसे अट्रैक्ट करती है, प्लैनेट्स कैसे अट्रैक्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये केप्लर जोहानस केप्लर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 3 लॉज दिए कि प्लैनेटरी मोशन के अबाउट 3 लॉज दिए कि हमारे जो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है वो कैसे मोशन करते हैं, इस पे बेस 3 लॉज है। ठीक है, तो पहला लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ, केप्लर्स फर्स्ट लॉ, ये क्या बताता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। इसे लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहा जाता है। क्यों? समझते हैं क्यों। तो पहला देखो कि पहला लॉ क्या कहता है कि ईच एंड एवरी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द सन इन अ इलिप्टिकल orbit and sun is placed and at one of the foci of that ellipse। ellipse क्या होती है? अच्छा, ellipse ये सर्कल हो गया जिसकी इक्वल रेडियस होती है ना, किसी भी पॉइंट पे इक्वल रेडियस। ellipse क्या है? एक कुछ इस टाइप का शेप जिसमें क्या 2 फोकस होते हैं, तो इसे फोकाई कहते हैं, है ना। एक इस जगह पे, एक इस जगह पे, राइट। तो इलिप्स का ही एक स्पेशल केस है ये सर्कल। ठीक है, तो केप्लर ने क्या कहा था कि अगर सन किसी एक फोकाई में है, सन एक फोकाई में है, 2 फोकस होते इलिप्स के, किसी एक फोकस में सन है और उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स अलग अलग इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो सपोज ये अगर मरकरी है तो ये दूसरे इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया, ठीक है, जिसमें वेनस है ना, उसके बाद अर्थ है। तो ऐसे चारों ओर ये लाइक राउंड घूम रहे हैं, लेकिन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, जिसमें सन क्या है? एक किसी फोकस में है। ठीक है, तो इसे कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ये अगर पॉइंट सेंटर है O, तो ये P एंड दिस इज Q। ठीक है, सो PO इक्वल्स टू PQ एंड दिस इज द, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, और ये जो पॉइंट है सपोज AOB, ये है क्या? सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, तो ये होती है सेमी मेजर एक्सिस और ये है सेमी मेजर एक्सिस और ये है सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, तो इस इलिप्स के 2 फोकस होंगे, एक यहां पे है, एक यहां पे है। तो सन किसी एक फोकस में है और उसके अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में सारे प्लैनेट्स अपने अलग अलग इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट कर रही है। ये बोला गया है केप्लर के बारे में, केप्लर्स ने ये बोला है प्लैनेट्स के बारे में, प्लैनेटरी मोशन के बारे में अपने फर्स्ट लॉ में। दूसरा लॉ समझते हैं इसका, सेकेंड लॉ ऑफ केप्लर्स
प्लैनेटरी मोशन। क्या कहता है केपलर का दूसरा लॉ? ये कहता है कि द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया एट इक्वल टाइम इंटरवल एंड दस, इससे क्या मतलब, इसका क्या मीनिंग होता है कि द एरियल वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। इससे ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस कहना क्या चाह रहा है, जॉइनिंग द प्लैनेट, the line joining the planet to the sun sweeps out equal area in equal interval of time। मतलब कि सपोज एक सन है, सन यहां पे है किसी एक फोकाई में, और एक प्लैनेट क्या है, सपोज एक प्लैनेट यहां से मूव कर रही है, इसे हम मानते P1, यहां तक मूव की, इसे हम मानते P2। ठीक है, तो ये जितना एरिया बना ये किसी भी जगह पे, और इसमें सपोज टाइम लग गया क्या, सपोज टाइम लगा t। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज ये प्लैनेट जो है वो ऐसे रोटेट कर रही है सन के अराउंड, तो सपोज वो जब इस पॉइंट पे थी, इस पॉइंट में जब प्लैनेट थी, तो ये है लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, है ना। और सेम टाइम में, ठीक है, सेम टाइम t में वो सपोज इतना डिस्टेंस ये मूव की, तो एक और ये लाइन जॉइनिंग। ठीक है, नाउ केपलर का ये दूसरा लॉ कहता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये प्लैनेट्स जो होंगे वो इक्वल एरिया बनाएंगे। मतलब अगर ये पॉइंट S है, ये पॉइंट P3 है एंड पॉइंट P4 है, ठीक है, तो ये जो S P1 P2 की एरिया है वो S P3 P4 के बराबर होगी एंड दस द एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी में अंतर है। ठीक है, तो लीनियर वेलोसिटी यहां पे चेंज होगी, लेकिन एरियल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एरिया ऑफ S P1 P2 इज इक्वल्स टू द एरियाज ऑफ S P3 P4 प्रोवाइडेड, और ये टाइम यहां से यहां तक भी t टाइम लगा। ठीक है, तो t टाइम में, सेम टाइम में जितना भी डिस्टेंस कवर करेगी, अगर उसका एक हम ऐसे एरिया निकाले तो वो हर जगह पे एरिया उनका इक्वल होगा। चाहे आप यहां पे भी निकाल लो, सपोज मैं यहां पे भी अगर मैं ड्रॉ करता हूं कि इससे टाइम लगा t फ्रॉम P5 टू P6, ठीक है, तो ये भी एरिया क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये भी एरिया क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यही है केपलर का सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, अब देखो इससे बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज एक सामने आता है। क्या है कि ये डिस्टेंस क्या है, S P1, ये ऑब्वियसली बड़ा होगा S P3 या S P4 से। तो सपोज S P1, सपोज क्या ये हो ही रहा है, S P1 इज लेस देन, सॉरी छोटा होगा SP1 इज लेस देन SP4, है ना, ये डिस्टेंस छोटा है इससे, SP4 से। ओके, बट ये जो आर्क लेंथ है P1 P2, ये क्या है, दिस इज ग्रेटर देन P3 P4, है ना। आर्क लेंथ ये जो है छोटा सा डिस्टेंस, है ना, भले ही सेम टाइम में मूव करी, बट ये कम डिस्टेंस मूव करी, ये क्या ज्यादा डिस्टेंस मूव करी विद इन दैट सेम टाइम t। तो P1 P2 इज ग्रेटर देन P3 P4। ठीक है, बट इसमें टाइम क्या लग रहा है, सेम टाइम लग रहा है, यहां से यहां तक आने में t, यहां से यहां तक जाने में t। तो अगर मैं t से डिवाइड करता हूं P1 बाई P2, अगर डिवाइड मैं कर सकता हूं क्योंकि t सेम है दोनों केस में, तो हमें क्या मिलता है, ये क्या हो गया, P1 P2 बाई t, मीन्स ये डिस्टेंस बाई t, डिस्टेंस बाई टाइम, दैट इज द स्पीड, है ना, दैट इज द स्पीड। लेकिन यहां पे ये लीनियर स्पीड है। ठीक है, तो उसे हम मान लेते हैं सपोज v, इसे कोई एक पॉइंट दे देते, सपोज a दे देते हैं, और इसे एक पॉइंट दे देते हैं b, मीन्स इस तरफ की वेलोसिटी को हम v लिखेंगे। सो va इज ग्रेटर देन vb। ठीक है, तो va इज ग्रेटर देन vb।
ठीक है, अभी इससे क्या पता चल रहा है हमें कि va कौन सा है, यहां से यहां तक आने की जो वेलोसिटी थी और यहां से यहां तक जाने की जो वेलोसिटी वो है vb। इससे क्या पता चल रहा है कि जब सन के पास वो प्लैनेट होगी तब उसकी लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी, जब सन के दूर होगी वो प्लैनेट तब उसकी लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, अच्छा ये कैसे पता चलेगा, तो वेलोसिटी और r इस डिस्टेंस में कोई एक अंतर है, तो सपोज मैंने एक पॉइंट मान लिया a और इसे मैंने नाम दे दिया क्या RA एंड दिस इज RB। ठीक है, अभी देखते हैं एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कराते हैं, दैट मीन्स MVA RA इक्वल्स टू MVB RB। ठीक है, सो हियर VA by VB, ये MM will cancel out, VA by VB is equals to RB by RA। ठीक है, VA by VB is equals to RB by RA। यहां से आपको क्या पता चल रहा है, जो वेलोसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। मीन्स अगर वेलोसिटी रेडियस और सपोज ये डिस्टेंस कम होगी तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो वेलोसिटी कम होगी, राइट। तो इससे हमें ये समझ में आया, व्हेन द प्लैनेट्स आर क्लोजर टू द सन दे मूव विथ मोर लीनियर वेलोसिटी देन द प्लैनेट व्हेन दे आर फार्दर अवे फ्रॉम द। नाउ केप्लर्स थर्ड लॉ ये क्या कहता है, द टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ दैट इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, क्या कह रहा है कि द टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। मींस जितना टाइम लगेगा एक रोटेशन करने के लिए उस टाइम की स्क्वायर क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसकी सेमी मेजर एक्सिस, सपोज ये r है तो इसके क्यूब के बराबर। ठीक है, इसके क्यूब के बराबर, दिस इज वॉट रिटन एज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। ठीक है, अगर हम मानते सपोज करते हैं कि ये जो ऑर्बिट है ये सर्कुलर है, तो एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होता है, सर्कुलर ऑर्बिट है और बीच में सन है, इधर कोई एक प्लैनेट है ये मूव कर रही है। ठीक है, कैसे मूव करेगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, और इधर क्या लग रही है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, दैट इज mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, सो वी नो फॉर ए सर्कुलर पाथ, अगर सर्कुलर पाथ कंसिडर करता हूं तो mv स्क्वायर बाय r, दिस इज r। ठीक है, ये डिस्टेंस है r। ठीक है, इज इक्वल्स टू g m बाय r स्क्वायर। ठीक है, जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक मास विल कैंसिल आउट। ठीक है, नाउ v स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल कैंसिल आउट। अच्छा, ये v स्क्वायर क्या है, वेलोसिटी क्या है, अगर एक पूरा रोटेशन कर रही है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम लिख सकते हैं ना। डिस्टेंस क्या है, अगर ये सर्कुलर पाथ है तो डिस्टेंस इज 2 पाई r फॉर स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे, बाय टाइम, सपोज t टाइम लग रही है तो इसकी क्या हो जाएगी, स्क्वायर। अच्छा, होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई r बाई टी की होल स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी हो जाएगी ऑफ ए सर्कुलर पाथ, अगर वो डिस्टेंस मूव करिए, क्या है ये सरकमफेरेंस है 2 पाई r, अब बाई टाइम टी टाइम लग रहा है। ओके, सो इक्वल्स टू जी एम बाई आर। तो यहां से देखो कि अगर मैं t निकालो तो दिस विल बी 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ओके, sorry, gm by r. Now t square will be equals to ये
4 पाई स्क्वायर बाई जी एम इंटू आर क्यूब। इससे क्या मिल रहा है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, है ना, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये हमने कंसिडर किया था क्या, कि अगर सर्कुलर पाथ है, ठीक है, तो ये इलिप्टिकल पाथ के लिए भी वैलिड है, बस ये आर डिस्टेंस को हटा के हमें सेमी मेजर एक्सिस पुट करना है, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस को पुट करना। ऑब्वियसली ये रेडियस से कुछ ज्यादा ही होगा, कुछ बड़ा ही होगा, क्योंकि सर्कल जो है वो स्पेशल केस है क्या, इलिप्स का। इलिप्स का स्पेशल केस यानी देखो सर्कल में दो फोकस हो रहे है ना, सॉरी इलिप्स में दो फोकस हो रहे हैं और सर्कल में एक ही सेंटर होती है। तो ऐसा माना जाता है कि जब इन दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस 0 हो जाए तब वो एक परफेक्ट सर्कल होता है, ठीक है, और इन दोनों फोकस में अगर कोई डिस्टेंस है तो वो एक इलिप्स है, ठीक है। तो ये हमने मैथ्स में पढ़ रखा है। ओके, नाउ आगे चलते हैं और आगे बढ़ते। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दो मासेस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, कि कोई भी दो मासेस हैं वो एक दूसरे को अपने तरफ विथ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स वो अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है, इसे ही कहते हैं ग्रेविटेशन। इसको समझाया किसने, इसके बारे में लॉ दिया है सर आइजैक न्यूटन ने इन द ईयर 1965। ये थ्योरी तो सबने पढ़ी होगी कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे जब उनके सर पे एक एप्पल गिरा, है ना, तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे, तो ये जस्ट एक कहानी है। तो हुआ ये कि दो मासेस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका लॉ दिया न्यूटन ने। उन्होंने क्या कहा कि अगर दो मास है, सपोज एक की मास m है, एक की मास स्मॉल m है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है सपोज, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी F, वो पहला तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ देयर इंडिविजुअल मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फोर्स को हम लिखते हैं जी एम एम प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल मासेस बाय आर स्क्वायर, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। नाउ जी क्या है, जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। इसकी डायमेंशन क्या है, m स्क्वायर l सॉरी m-2 l क्यूब t -2, ठीक है, और दिस विल बी m-1, सॉरी निकाल के आप देख सकते हो, राइट, m-1 l क्यूब t -2, ये क्या है, इसकी डायमेंशन है। अच्छा, इसकी वैल्यू कैसे आई 6.67, तो इसमें हम कंसिडर करते हैं कि सपोज अर्थ के जस्ट सरफेस पे एक यूनिट मास की कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अर्थ के सरफेस पे एक यूनिट मास की एक ऑब्जेक्ट है, तो उनकी मास हो गई क्या 1, और अर्थ की जो मास है उसको हम एक जगह पे पुट किया, एक जगह पे यूनिट मास पुट किया, ठीक है, r दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, तो वो हो जाएगी रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर ये है रेडियस, है ना, यहीं पे एक ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगी रेडियस ऑफ द अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन दैट टू मासेस। तो अगर हमें फोर्स पता है तो हमें जो g की वैल्यू आई वो आई 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। अब इस फोर्स के बारे में समझते हैं थोड़ा कि ये फोर्स क्या है, ये किस चीजों पे डिपेंड करता है और किस किस चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। तो पहले तो डिपेंड जिस पे करता है वो आपको पता चला गया कि मास पे डिपेंड करता है ऑफ दैट इंडिविजुअल बॉडीज, और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है,
ठीक है, किस चीजों पे डिपेंड नहीं करता है? तो पहले बात तो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। मीडियम मीन्स चाहे अंदर इसके बीच में कोई भी मीडियम हो, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों पार्टिकल के बीच में सेम होगा, चाहे वो पानी में हो, चाहे वो हवा में हो, कोई भी मीडियम हो, ग्रेविटेशनल फोर्स सेम होगा। और क्या है, किस पे डिपेंड नहीं करता? तो दूसरी बात जिस पे डिपेंड नहीं करता है वो है कि इसके कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप साइज कैसा भी हो, इस पे डिपेंड नहीं करता है। और ये फोर्स क्या है? ये है सेंट्रल फोर्स, मीन्स ये ऑलवेज इट इज एक्टिंग अलोंग ए लाइन, मीन्स ये फोर्स है ऐसा, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स हमने पढ़ा था, या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो क्या होती है, चार्ज से निकल के कुछ ऐसा ऐसा मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में हमने देखा था, अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल है तो उनकी फील्ड लाइंस, फोर्स फील्ड लाइंस वो क्या होती है, ऐसे ऐसे जाती है, ठीक है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग अ लाइन, ठीक है, अलोंग अ लाइन जॉइनिंग देम, ठीक है। ये फील्ड, ये जो फोर्स है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? ये एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो वैसे ही अगर ये मास m, कैपिटल M मास जितने फोर्स इस पे लगाएगी, इसको अट्रैक्ट करेगी जितने फोर्स से, उतने ही फोर्स से दिस स्मॉल m मास विल अट्रैक्ट दैट बिगर मास, राइट? इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस, ठीक है, इक्वल बट opposite forces. So these are the properties of the gravitational force. एक और important property क्या है इस force की? Say it is independent of presence of any other bodies in between them. मतलब कि दो अगर masses है m and capital M, इसके अंदर मैं एक और मास रख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल जिसकी मास है m3, एक और बॉडी में रख दिया, तो बट इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेम ही होगी, है ना। भले इसके बीच में अगर आप दो मासेस रखो तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा सेम होगा। क्या हो जाएगा? Gmm/r²। वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो वेक्टर फॉर्म को समझेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के, और इसके साथ साथ हम ये भी समझ लेंगे कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन थर्ड लॉ से कैसे मिलता है, या फिर थर्ड लॉ को कैसे फॉलो करता है। तो देखो कि सपोज यहाँ पे दो पार्टिकल है, m1 पोजीशन वेक्टर r1 इस पोजीशन पे है, और m2 इसकी पोजीशन वेक्टर है r2, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? r, ठीक है। अभी देखो तो F12 मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाई 1 on 2 मीन्स m1 पार्टिकल किस फोर्स से m2 को अट्रैक्ट कर रही, तो वो क्या हो जाएगी? Gm1 m2 बाई r12 लिख सकते हैं, डिस्टेंस r1 से 2 तक, इसकी वेक्टर बाय स्क्वायर, ओके। एंड r12 यूनिट वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड बताया, ये बताया डायरेक्शन, दैट इज ये जो F1 फोर्स है, F12 फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। वैसे ही F21 जो फोर्स होगा दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ 2 ऑन 1, सो इसमें क्या लिख सकते हैं? Gm2m1 बाय r21 की स्क्वायर, यूनिट वेक्टर r21, है ना। ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में है F21, तो देखो ऑपोजिट तो हो गया, है ना, ऑपोजिट हो गया। अभी इक्वल है कि नहीं कैसे पता चलेगा? यहां r21 है, यहां r12 है, तो देखो r21 और r12 है क्या? ये जो यूनिट वेक्टर्स है r12 बता रहा है इस डायरेक्शन में, तो r21 जो है वो इस डायरेक्शन में, दोनों ही इक्वल है बट ऑपोजिट है, तो हम लिख सकते हैं r12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ r21, है ना, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई जो F12 है, अगर इसके जगह पे मैं R12 पुट कर दे, या फिर R12 के जगह पे मैं माइनस R21 पुट कर दूंगा, तो इससे क्या होगा? F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21, है ना, माइनस
F21। तो देखो फोर्सेस आर इक्वल एंड नेगेटिव साइन है तो ऑपोजिट, सो इससे थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी प्रूव हो जाता है ना, दैट ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses m1 and m2 or of any masses, they are equal and opposite to each other. Principle of superposition of gravitational forces क्या है ये? तो देखो सपोज एक मास है m1 जो कि है बीच में, और यहाँ पे बहुत सारे मासेस है m2, m3, m4, m5, ठीक है। तो ये m1 मास क्या है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स पे, सारे बॉडीज पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वैसे ही हर एक मास का होगा। तो जो फोर्स ऑफ 1 on 2 होगा ये क्या होगा, g m1 m2 सॉरी दिस इज m2 बाय r12 की स्क्वायर इंटू r12 यूनिट वेक्टर, है ना, r12, ठीक है। ओके, वैसे ही 1 3 पे इस पे भी कुछ एक फोर्स अप्लाई होगा, ये तो 3 था, दिस इज r12, और ये क्या होगा g m1 m3 बाय r13 स्क्वायर r13 यूनिट वेक्टर। वैसे ही चौथे वाले पे भी होगा, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कह रहा है कि जो टोटल फोर्स है, जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, वो सारे फोर्सेस का सम हो जाएगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसको कैसे हम लिख सकते हैं, जी m1 m2 बाय r12 स्क्वायर r12 यूनिट वेक्टर प्लस जी m1 m3 बाय r13 स्क्वायर r13 यूनिट वेक्टर डॉट डॉट डॉट। तो जितने भी मासेस रहेंगे उतना ही ये फोर्स क्या हो जाएगा, सबका ऐड होते जाएगा। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। नाउ कमिंग टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या अंतर है? तो ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द with which the earth is attracting the body, मीन्स अर्थ जिस फोर्स से हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, अपने सेंटर के तरफ खींच रही है, उसे हम कहते हैं क्या, ग्रेविटी, ठीक है, उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी। अच्छा, तो ग्रेविटेशन में क्या अंतर है? ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशनल फोर्स में हम सिर्फ अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, चाहे दो प्लैनेट्स ही क्यों ना, अलग अलग प्लैनेट्स हो, ठीक है, उन दोनों के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसे हम कहेंगे क्या, ग्रेविटेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बट ग्रेविटी में क्या अंतर है कि यहां पे अर्थ की ही फोर्स को हम कह रहे हैं ग्रेविटी, ठीक है। तो फोर्स होगी, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है तो ऑब्वियसली उसकी कोई एक्सेलरेशन होगी। सेकेंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, तो उसकी कोई एक्सेलरेशन होगी, उसी एक्सेलरेशन को, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन हो रही है किसी ऑब्जेक्ट में, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो फोर्स क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज जी एम एम बाई आर स्क्वायर। तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, जी दैट इज एम इंटू जी, ये लिखते हैं, ठीक है। ये जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो जहां पे ये कैपिटल एम क्या है, ये एम है मास ऑफ अर्थ, ठीक है, ये आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, और जी तो पता ही है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये मास मास कैंसिल हुआ, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो
तो जब इनकी वैल्यूज पुट करके, जब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, तो इनकी जब वैल्यूज पुट की गई, जी की 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ क्या होती है 6.4 इंटू 10⁻24 बाई रेडियस 6400 स्क्वायर, दिस इज द किलोमीटर। तो ये सारे वैल्यूज को कैलकुलेट जब किया गया तो इसकी जो वैल्यू आई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज कांस्टेंट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो मैं नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ क्यों बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या होती है, वैरी होती है विद द डिस्टेंस। विद द डिस्टेंस देखो ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है ना, बट जी तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मास ऑफ अर्थ ये भी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ तो कांस्टेंट है, और रेडियस ऑफ द अर्थ ये भी कांस्टेंट है। तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, जब भी ये जी को डिटरमाइन करते हैं या फिर ग्रेविटी को डिटरमाइन करते हैं, हम कंसीडर करते हैं कि अर्थ के आसपास जो होगा उसके डिस्टेंस को हम रेडियस के डिस्टेंस के बराबर ही मान लेंगे, क्योंकि रेडियस ही है 6400 किलोमीटर। तो इससे अगर 1 किलोमीटर ज्यादा भी हो जाता है, 2 किलोमीटर, इवन अगर 4-5 किलोमीटर भी ज्यादा हो जाता है, तो भी ये जो टोटल कैलकुलेशन है इसमें कुछ चेंज, नेग्लिजिबल चेंज आएगा, तो इसीलिए हम इसे कांस्टेंट मानते हैं। बट अगर ये डिस्टेंस कंसिडरेबली ज्यादा हो, है ना, तो ग्रेविटी क्या होगी, डिपेंड करेगी। इस पे हम आएंगे नेक्स्ट कि वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी कैसे कैसे हो रही है, ठीक है। तो अभी के लिए हम मानते हैं कि नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब चाहे कोई भी मास हो, कैसी भी शेप हो, जब वो अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रही है तो हमेशा वो नीचे विथ एक्सेलरेशन g से आएगा, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, जब कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो कभी कभी हम 9.8 को राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख देते हैं, दैट्स फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग ओनली, ठीक है। तो चाहे वो स्पाइडरमैन हो, चाहे वो सुपरमैन हो या बैटमैन हो, कोई भी मैन हो, वो हमेशा नीचे की ओर वो जो जिस फोर्स से आएगी वो क्या है, वो है ग्रेविटी, और जिस एक्सेलरेशन से आएगी वो क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पे हमने ये समझ में आया कि जो भी हो ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज आर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि वेरिएशन ऑफ दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे हो रही है। वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पहला वेरी किससे हो रहा है कि अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते जाए, हमने क्या देखा था कि जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो रेडियस पे डिपेंड करती है और द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस इस पे डिपेंड करती है। तो अगर वो डिस्टेंस बढ़ा रहे, मीन्स अर्थ सरफेस से जब ऊपर जा रहे हैं, तो क्या होगा, तो सपोज कोई एक पार्टिकल है जो कि डिस्टेंस h पे है फ्रॉम द अर्थ और इसकी मास है m, ठीक है, और ये है सेंटर ऑफ द अर्थ और इसकी क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ r है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, दैट इज F इक्वल्स टू g मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बाय r प्लस h की स्क्वायर, ठीक है। क्या हो रही है, r प्लस h की स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अब क्या है, h है। ओके, नाउ ये फोर्स क्या होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो g हम लिख सकते हैं g इक्वल्स टू दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या हो जाएगी g m बाई m, क्योंकि एक मास यहां था वो इधर गया, दैट इज r प्लस h की स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिलेगी, जी एम बाई आर प्लस एच की स्क्वायर। अब देखो क्या करते हैं कि एक r को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा, r कॉमन लेने से 1 प्लस एच बाई आर की स्क्वायर। ये जी एम बाई आर क्या है, यही तो 9.8 मीटर पर सेकेंड वाली g है, तो इसे हम सिर्फ g लिखते हैं, इसे g डैश हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, g बाई 1 प्लस एच बाई आर की होल स्क्वायर,
ठीक है, अब देखो जी डैश किस पे डिपेंड कर रही है, जी डैश क्या है, लेसर देन जी, मतलब जैसे जैसे अर्थ सरफेस के ऊपर हम जाते जाएंगे एक्सीलरेशन, इफेक्टिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, कम होते जाएगी, तब वो 9.8 मीटर पर सेकेंड नहीं रहेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटी क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो एक केस लेते हैं कि सपोज अगर h जो है, हाइट जो है वो काफी छोटा है r से। ठीक है, क्या है, काफी छोटा है r से, तो इसमें क्या होगी, सो जी डैश इक्वल्स टू g इंटू 1 प्लस h बाई r माइनस 2, ऐसे मैं लिख सकता हूं इस इक्वेशन को। हाँ, तो बहुत अगर छोटा है तो ये वाला जो अगर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन करूंगा इस वाले टर्म का और स्क्वायर्स वाले टर्म को काटूंगा तो ये क्या हो जाएगा, g इक्वल्स टू 1 माइनस 2h बाई r। ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। ओके, अगर हाइट बराबर है रेडियस के, दैट मीन्स ये पहला केस था। इफ दूसरा केस, इफ h इज इक्वल्स टू r, तो क्या हो जाएगी g डैश में, g डैश इक्वल्स टू g बाई 1 प्लस r बाई r, दैट इज 1, तो और इसकी स्क्वायर है g बाई 4, है ना। तो देखो जब ये हाइट रेडियस के बराबर हो जाएगी, सपोज कोई एक डिस्टेंस पे रेडियस के बराबर हो जाएगी, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो एक 1/4 हो जाएगा, मीन्स 9.8 का 1/4 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ये नीचे आएगी, मतलब आप को फील नहीं होगा इतनी ज्यादा एक्सीलरेशन। ठीक है, क्योंकि ये तो घट जा रही है। ठीक है, तो इससे हमें पूरी ये समझ में आ रहा है कि जैसे हाइट बढ़ेगी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगी। अच्छा, क्या होगा अगर हाइट बढ़ने के जगह हम डेप्थ में जाए, अगर मैं नीचे घटाता हूं तो क्या होगा, इसको समझते हैं। वेरिएशन ऑफ डेप्थ, वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब अगर हम सरफेस ऑफ द अर्थ से डीप में जाएं, नीचे की ओर जाए, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वैरी करेगी। ठीक है, तो समझते हैं कि सपोज पहले मैं मेरी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पे है g, ये हम मान लेते हैं g, और जब डेप्थ में जाएंगे विथ सम डेप्थ d, तो हमारी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी सपोज g डैश। अभी हम इन दोनों के बीच का रिलेशन देखेंगे। तो पहले तो देखो, इसको समझने के लिए डेंसिटी वाला कंसेप्ट होना चाहिए। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो लिखते हैं डेंसिटी। तो मास को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हम कैसे लिख सकते हैं, तो डेंसिटी क्या होती है, रो, दैट इज मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो सपोज अर्थ की मास है m, तो अर्थ की वॉल्यूम कितनी है, अगर ये अर्थ अगर एक स्फीयर है तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, यही तो होगी वॉल्यूम। r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, और रेडियस ऑफ द स्फीयर हम बोलते हैं। अब देखो क्या होगी, तो मास को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हम लिखते हैं 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। ठीक है, तो g क्या होगी, g इज gm/r², यही तो होती है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, g इंटू 4/3 पाई r क्यूब रो बाय r²। कैलकुलेशन करने पे हमें जो मिलता है दैट इज 4/3 पाई r रो g। ये हमें क्या मिला, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यही हम जानते थे। अब देखो क्या हो रही है कि जब हम थोड़े से डेप्थ में जाते हैं डी में, ठीक है, इस पॉइंट में, तो इस पॉइंट में हमारा स्फीयर क्या हो जाएगा, ये है रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, सपोज ये सेंटर है, ये है रेडियस ऑफ द अर्थ, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r - d हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगी, हमारी जो मास थी m डैश, अब जो हो जाएगी इस स्फीयर की मास हम लिखेंगे, तो इस स्फीयर की मास क्या हो जाएगी, 4/3 पाई r - d क्यूब इंटू रो। ठीक है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g m डैश बाई r - d की स्क्वायर,
है ना। m डैश की वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा, g इंटू 4/3 पाई r माइनस डी क्यूब इंटू रो बाई r माइनस डी स्क्वायर। तो ये क्या आ रहा है, 4/3, दिस विल कैंसल आउट, पाई r माइनस डी रो टू g। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, इफेक्टिव g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d। दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं, दैट इज g डैश बाई g अगर मैं करूं तो क्या आएगा, g डैश बाई g अगर मैं करूं तो 4/3 पाई r रो एंड g विल कैंसिल आउट। तो हमें क्या मिलेगा, r बाई डी, r माइनस डी बाई r, ये हमें मिल जाएगा r माइनस डी बाई r, विच इज g इंटू 1 माइनस डी बाई r। अगेन ये प्रूव हो रहा है, देखो जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे इफेक्टिव g क्या है, घटते जा रही है। इस केस में भी इफेक्टिव g इज डिक्रीजिंग एज वी आर गोइंग डीप इनसाइड। सपोज कि मैं सेंटर ऑफ द अर्थ हूं, एट सेंटर पे, तो हमारी क्या होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्या होगी, सिर्फ d के जगह पे r पुट करो। तो अगर एट d इक्वल्स टू r, तो जब d इक्वल्स टू r है, मीन्स ये डेप्थ यहां पे है सेंटर ऑफ द अर्थ पे, तो वो क्या हो जाएगी, g डैश इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस r बाई r, d के जगह पे मैंने r पुट किया, ये क्या हो जाएगी, 0। मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती ही नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है। ठीक है, ये समझ में आया हमसे। इससे एक चीज और समझ में आई कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पॉइंट पे 0 है, तो अर्थ की सारी मास को हम इस पॉइंट में कंसीडर कर सकते हैं एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना। तो समझ में आ गया हाइट से कैसे वैरी हो रहा है और डेप्थ से कैसे वैरी हो रहा है। अब अगला जो देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि एक्सियल रोटेशन से कैसे वैरी हो रहा है, शेप से कैसे वैरी करता है अर्थ के शेप से, क्योंकि अर्थ का शेप हमने यहाँ पे स्फीयर कंसीडर कर लिया है ना, बट एक्चुअल में अर्थ की शेप क्या है, वो स्फेरिकल नहीं है, तो उसको भी समझेंगे। नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ। तो अर्थ हमारा क्या है ना, कि हम कंसीडर करते हैं इसे स्फेयर, बट एक्चुअली अर्थ ऐसा स्फेयर है नहीं। अर्थ क्या है, फ्लैट है एट दी पोल्स, तो पोल के तरफ में थोड़ा सा फ्लैट है, इसके वजह से जो अर्थ की एक्चुअल शेप है वो कुछ ऐसी आती है ना, कुछ ऐसी आती है। इक्वेटोरियल डिस्टेंस मतलब इस डायरेक्शन में इसकी थोड़ी सी लेंथ ज्यादा है, विच इज अबाउट 21 किलोमीटर्स। मतलब जो रेडियस हम ऑफ द अर्थ हम लेते हैं, दैट इज आर पी, इसे हम बोलते हैं सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस आर पी, वो क्या है, इससे 21 किलोमीटर ज्यादा है। इसे हम क्या कहते हैं, टोटल को कहते हैं आर ई क्यू, दैट इज आर इक्वेटोरियल, है ना। तो इसके वजह से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी होगी, क्योंकि वो डिपेंड करती है डिस्टेंस पे फ्रॉम द मास टू दैट सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो देखो क्या हो रही है कि कोई भी, ये एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ है, ठीक है, यहां पे कोई मास है तो उसकी तो लेंथ हो गई ना, डिस्टेंस, ये रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस 21 किलोमीटर, ये तो डिस्टेंस हो जाएगी। तो इस पे कैसे वेरी कर रही है उसको समझते हैं। तो देखो पहले जी क्या होती है, जी एट पोल, मीन्स ये पोल्स हो गए, ये इक्वेटोरियल पार्ट्स हो गए, ठीक है। तो जी एट पोल्स दैट इज जी एम बाई आर पी की स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही जी एट इक्वेटोरियल मीन्स इस पॉइंट पे अगर जी मैं निकालो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालो, तो वो क्या होगी, जी एम बाई आर इक्वेटोरियल स्क्वायर, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है, पहले तो देख लो क्या हो रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम ये पोल वाला डिस्टेंस क्या है, कम है, किससे कम है, आर इक्वेटोरियल डिस्टेंस से, आर ई क्यू से। इससे क्या हो रहा है, अगर ये डिनोमिनेटर कम है तो ये ज्यादा है, दैट इज जी एट पोल्स इज ग्रेटर देन द जी एट इक्वेटोरियल,
ठीक है, मतलब पोल्स पे जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो इक्वेटर से ज्यादा होगी। इसीलिए क्या होता है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट हम निकालते हैं इक्वेटर से, और जैसे जैसे उसे हम पोल पे लेके जाते हैं तो उसकी वेट क्या है, बढ़ती जाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पे है मैक्सिमम और इक्वेटर्स पे है मिनिमम। क्यों ऐसा है, क्योंकि इनके बीच का ये डिस्टेंस गैप है। तो जब डिफरेंस बिटवीन निकाला जाता है कि दैट इज जी पी माइनस जी ई क्यू, राइट, जब वैल्यूज को मेजर करके लाइक पोल पे एक बार सेम मास के ऑब्जेक्ट का अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालूं और एक बार इक्वेटर में निकालूं तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है वो काफी कम है, दैट इज 0.002 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना कम है। ठीक है, इसीलिए वेट भी बढ़ती है, बिकॉज वेट डिपेंड्स, वेट क्या है, m इंटू जी है ना, m इंटू जी वेट है, ये हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है। ठीक है, तो ये समझ लिया हमने कि कैसे इसके शेप पे भी वेरी करता है। तो अप्रोक्सीमेटली 21 किलोमीटर मोर देन द पोलर रेडियस, इसे कहते हैं इक्वेटोरियल रेडियस, इसे कहते हैं पोलर रेडियस। ठीक है, ये समझ आया। अगला हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सिल ऑफ रोटेशन पे कैसे डिपेंड कर रही है। नाउ एक्सियल रोटेशन ऑफ द अर्थ, इसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या असर हो रहा है, तो समझते हैं इसको कि सपोज हमारा अर्थ जो है वो किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रही है, ये अर्थ की सेंटर हो गई, और सपोज इस पॉइंट पे कोई एक पार्टिकल है p, तो इसकी इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g काम करेगी, और बिकॉज दिस इज रोटेटिंग तो एक r ओमेगा स्क्वायर जो कि इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो इन दोनों का जो वेक्टर रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो वेक्टर रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इफेक्टिव g। वो कैसे वायरी करता है, मतलब समझ में आया ना कि क्या ये इस तरफ एंगुलर एक्सेलरेशन है, इस तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसी तरफ इसका क्या होगा, g डैश, दैट इज इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो क्या होती है इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g डैश, उसे हम लिखते हैं g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। अब ये फाई क्या है, फाई है ये वाली एंगल है ना, ये वाली एंगल है फाई। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, g डैश फिर से घट रहा है ना, फिर से क्या हो रही है, घट रही है, g माइनस ही समथिंग है। लेकिन अगर मैं पोल्स पे मेजर करूं, पोल्स पे मेजर करता हूं, तो पोल्स पे ये फाई एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एट पोल्स क्या हो रही है, फाई इक्वल्स टू हो रही है 90 डिग्री। इससे क्या फर्क पड़ रहा है, कॉस फाई हो जा रहा है क्या, कॉस फाई हो जा रहा है 0। कॉस फाई 0 हुआ तो g डैश इक्वल्स टू g, क्योंकि ये पूरा टर्म 0 है, तो g डैश इक्वल्स टू g, यानी कि ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। फिर से ये प्रूव हो गया कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे होती है, पोल्स में होती है। अच्छा, इक्वेटर में क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे फाई क्या है, एट इक्वेटर फाई इस पॉइंट पे क्या है, 0 है, तो कॉस फाई क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो g डैश क्या हो जाएगा, दैट इज g माइनस ये वाली टर्म 1 है तो r ओमेगा स्क्वायर है ना, r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर एंगुलर एक्सेलरेशन में चेंज, एंगुलर वेलोसिटी में अगर चेंज आती है अर्थ की, वैसे तो चेंज आती है नहीं, लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आई तो हर पॉइंट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग हो जाएगा एक्सेप्ट पोल्स में, क्योंकि पोल्स में g डैश g के बराबर, पोल्स में वो एंगुलर स्पीड पे डिपेंड कर ही नहीं रही है ना, तो हर एक पॉइंट में अलग होगा एक्सेप्ट द पोल्स। ठीक है, ये फिगर मैं इसलिए बनाया हूं ताकि ये समझाने के लिए कि जो हमारी अर्थ के एक्सिस है ना वो ऐसी सीधी एक्सिस नहीं है, अर्थ ऐसे टिल्टेडली रोटेट कर रहा है अबाउट 23 डिग्री
और 24 डिग्री अबाउट ये टिल्टेड है। ये टिल्ट क्यों हुआ? क्योंकि साइंटिस्ट ने रिसर्च करके ये पता किया कि ये टिल्ट इसलिए हुआ कि कभी किसी प्लैनेट से ये अर्थ हमारा कोलाइड हुआ था, इसकी वजह से इसकी एक्सिस जो है वो टिल्ट हो गई और अभी ये ऐसे रोटेट करती है। तो बहुत कुछ अर्थ के बारे में इंटरेस्टिंग है कि इसकी शेप भी स्फेयर नहीं है, लेकिन हम फॉर कैलकुलेशन हम स्फेयर मान लेते हैं। ओके, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें क्या पता चला? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम कभी कभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कंसिडर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने ग्रेविटेशन फॉर द एग्जाम नीट इसके कंसेप्ट्स को कवर किया है। अभी हमने पहला ही पार्ट कवर किया जिसमें हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझा है। अगले पार्ट में ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को समझेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि लर्न नो हाउ फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर, हैव अ ग्रेट डे।